हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सौरमंडल। सौरमंडल जो टॉपिक है उसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, सौरमंडल होता क्या है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि सौरमंडल के जितने भी पार्ट हैं उनको हर एक टॉपिक को मैं अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा, छोटे छोटे, जिससे कि आपको डिटेल से मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो यही जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था उसी के तहत आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है सूर्य, यानी कि सन। और सन या सूर्य की जब हम बात करते हैं तो ये वास्तव में सौरमंडल का ही पार्ट है और इसे हमारे सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, राजा है। अच्छा, अब जो ये टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक आपने सूर्य के बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एक ही लेक्चर में, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, इस लेक्चर में आपको मैक्सिमम, यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम क्या, लगभग जितनी भी चीजें हैं या पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो आज का जो टॉपिक वो क्या है, सन यानी कि सूरज, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे सौरमंडल का क्या है, मुखिया है, यानी कि राजा है, किंग है, और सारी की सारी एनर्जी इसी से मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सूर्य है कहां पे, तो इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि ये हमने अपनी गैलेक्सी बना ली, मेरी बात समझ ना, ये क्या चीज है, ये हमारी गैलेक्सी है ना। और हमारी जो गैलेक्सी, इसका नाम आप जानते हैं क्या है, दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मिल्की वे, ठीक है, या ऐसे मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। तो ये बच्चों हमारी क्या गैलेक्सी, हमने मान ली कि हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, और ये गैलेक्सी का क्या है, ये है केंद्र। ठीक है, ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी का केंद्र है। ठीक है। अच्छा, पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो सूर्य है वो कहां पर है, तो वो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है। बात समझ में आ रही है। पुराने समय में जो विद्वान थे उनका यह मानना था कि जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है। लेकिन जब बाद का समय आया, इस पे और ज्यादा रिसर्च हुए, तो बाद में बताया गया कि जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है। ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, यहां पर नहीं है, बल्कि केंद्र से दूर एक कोने में स्थित है। ठीक है, कहां पे, यहां पे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूरज है। ठीक है भाई, और ये हमारी गैलेक्सी का केंद्र है। अच्छा, ये जो दूरी है, ये दूरी बच्चों है 30,000। ठीक है, यहां पे लिख दिया 30,000, और क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपको क्या बताया कि जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, उसके केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अच्छा, जिस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है, या और भी जो ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं ना सूर्य के चारों ओर, इसी तरह से जो सूरज है क्या वो भी घूमता है। तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल घूमता है। और जो सूर्य है ना वो किसके चारों ओर घूमता है, वो हमारी ही गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। मेरी बात समझ आ रही है। जो सूर्य है ये किसकी परिक्रमा करता है, ये हमारी गैलेक्सी की करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये इस तरह से ऐसे करके परिक्रमा करेगा। ठीक है, अब सूर्य जो परिक्रमा करता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि सूर्य जो परिक्रमा करता है, परिक्रमा, ठीक है, सूर्य जो परिक्रमा करता है किसकी, गैलेक्सी की, है ना, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का। इतनी बात समझ आ रही है। फिर सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा को पूरा एक चक्कर करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब जब ये पूरा चक्कर लगा लेता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, यहां पे मैं कहीं भी लिख देता हूं, या लिख देता हूं, इसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाएगा कॉस्मोस, ठीक है, ईयर। इतनी बात समझ आई। अब देखो, मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने ये बोला है कि जो सूर्य है वो कहां पर है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। ठीक है, और जो सूर्य है ना, वो क्या करता है, वो हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है और पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इसे 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इस पूरे 25 करोड़ वर्ष के टाइम को मिला के क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। इतनी बात बच्चों समझ आ गई। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सूर्य है ना, ये इस तरह से चक्कर लगाता है। अब इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो जो इसकी स्पीड है ना, स्पीड घूमने की, वो बच्चों होती है 250, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो सूर्य है जब परिक्रमा लगाता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर घूम जाता है।
यहां तक क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सूर्य है वो घूमने की उसकी दिशा क्या है। देखो जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, पेपर पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी घूमने की दिशा क्या है, तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इस साइड क्या होगा, पश्चिम होगा, इधर क्या होगा, पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से घूमेगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। जबकि जो सूर्य है वो पृथ्वी के जस्ट अपोजिट घूमता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे करके, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। तो अब आपको पता होगा कि जो पूर्व है वो किधर है, इधर है, और पश्चिम किधर, इधर है। ईस्ट यहाँ पे लिख दिया ईस्ट, और यहाँ पे क्या लिख दिया, वेस्ट, ठीक है। तो जो सूर्य है वो कहाँ घूमता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ईस्ट, ठीक है, टू वेस्ट, ठीक है, ये घूमने की इसका डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, ठीक है भाई। तो जब पृथ्वी जो इधर से घूमेगी ऐसे ऐसे करके, जबकि सूरज इधर से इधर के घूमेगा तो ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब देखो इतने में मैंने आपको क्या क्या फैक्ट बताया। मैंने सबसे पहले ये बताया कि जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है, गैलेक्सी से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है, और सूर्य जो है पूरी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा को पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इन 25 करोड़ वर्ष का जो समय है, इसके पूरे को ड्यूरेशन को मिला के क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष को इंग्लिश में कॉस्मोस ईयर कहते हैं, ठीक है। और सूर्य के घूमने की जो स्पीड है, जो चाल है, वो कितनी होती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, एक सेकंड में 250 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और जो घूमने का डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक हर बच्चे को समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे भाई बना लेते हैं जगह, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आएंगे, इसमें अब क्या होता है कि सूर्य, देखो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी, या हम कह सकते हैं हमारा जो पूरा सौर मंडल है ना, वो जो प्रकाशमान है, जो उसमें टेम्परेचर है, ताप है, हीट है, वो सब किससे मिलती है, सूरज से ही मिलती है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी 99.999, ठीक है, परसेंट जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य ही होता है, ठीक है। यानी कि अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा, पूरी जैसा रात हो जाएगी, पृथ्वी पूरी ठंडी हो जाएगी, बर्फ से जम जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यानी कि पूरी पृथ्वी को चलाने का काम कर रहा है, क्या कह सकते हैं, सूर्य ही कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी पे जीवन भी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि भाई मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो क्या है, सूर्य है। लेकिन सूर्य में इतनी ऊर्जा आती कहां से, इतना तापमान कहां से आता है, इतनी हीट कहां से आती है, सूरज इतना गर्म क्यों है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारी गैलेक्सी थी, यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा है, ये क्या चीज है, गैलेक्सी का मैंने फिगर बनाया। ये हमारा सूर्य, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं दिखा देता हूं। ये भाई सूरज की किरणें हैं, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा फिगर। ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बच्चों क्या है, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है सबसे पहले तो हाइड्रोजन, ठीक है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो 71% पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें पाया जाता है हीलियम। हीलियम हीलियम पाया जाता है लगभग में 26.5%, 26.5%, ठीक है। जो सूरज है उसमें 71% पाया जाता है हाइड्रोजन, और हीलियम कितना पाया जाता है, 26.5%। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 97.5%, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों के अलावा जो अन्य तत्व या गैसेज हैं, है ना, वो पाई जाती हैं लगभग 2.5%, 2.5%, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन पूरे को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो सूरज के अंदर है क्या, तो वो ये गैसेज हैं, हाइड्रोजन 71% सबसे ज्यादा है ना, हीलियम 26.5%, और अन्य जो गैसेज हैं, ये पदार्थ है, वो 2.5%, 2.5% के आसपास है। तो ये पूरा 100% है, सूरज के अंदर ये पाया जाता है। इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई, ठीक है। अब देखो होता है क्या कि यहाँ पे मैंने इसको पार्टीशन कर लिया समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि ये चीजें इसके अंदर पाई जा रही हैं। अब ये हाइड्रोजन है, इसको H से दिखाया जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो H प्लस H प्लस H प्लस H, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे मैंने लिख दिया He। ये क्या, He क्या होता है, हीलियम होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लगा लिया ऐसे एरो। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। देखो होता क्या है कि जब ये हाइड्रोजन है ना, जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर, है ना, जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर 1 2 3 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, ये हीलियम हो गया, ठीक है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों क्या होता है कि इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है, यहां पे मैंने लिख दिया, इसको कहा जाता है नाभिकीय
संलयन। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ आई हिंदी इंग्लिश में? तो मैंने क्या बताया अभी, देखो है क्या, फिर समझना। सूरज के अंदर हाइड्रोजन जो पाया जाता है वो 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% यानी कि 2.5%। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, जब ये तो पाया जाता है सूरज के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसके 4 नाभिक मिलकर, है ना, चारों जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। मेरी बात समझना, 4 नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब क्या होता है, देखो नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? नाभिकों का मिल जाना, संलयित हो जाना, आपस में जुड़ जाना। ठीक है, तो नाभिक तो है, हाइड्रोजन के 4 नाभिक, है ना, आपस में क्या हुआ? संलयित हो गए, मिल गए, जुड़ गए, तो क्या बन गया? एक हीलियम का नाभिक बन गया। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? नाभिकीय संलयन कहा गया। अच्छा, नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है सूरज में, ठीक है, इसी से क्या होता है कि जब 4 नाभिक मिलते हैं और हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम ये कह सकते हैं अपार ऊर्जा, असीमित, अनलिमिटेड कह सकते हैं। ठीक है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा पूरे सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। समझ गए ना? ऊर्जा से मेरा मतलब क्या है? ताप, गर्मी, हीट, है ना, प्रकाश, इन चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे आग होती है ना, अगर आप कहीं आग जलाओगे, है ना, तो क्या होगा? गर्मी भी होगी, है ना, प्रकाश भी होगा। जब कहीं अंधेरे में आग जला दो तो क्या प्रकाश नहीं होगा? आसपास दिखने लगता है ना। ठीक है, तो हम ऊर्जा से हमारा ये मतलब है। ठीक है, तो जब सूरज के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं और ये इसमें कन्वर्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन के 4 नाभिक हीलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। देखो पेपर में अलग से कभी क्वेश्चन पूछ दे कि नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, तो हमारा सिंपल आंसर होगा जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो नाभिकीय संलयन यानी कि आप जैसे पेपर क्वेश्चन आ गया कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सिंपल आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, और जब ये ऊर्जा इसमें मिल जाती तो यही पूरे सौर मंडल में जितनी भी चीजें उनको प्रकाशवान करती है। ठीक है, सौर मंडल में हर चीज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज है, और सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, क्या कि एक बात बताओ, ठीक है, कि क्या सूर्य कभी खत्म हो सकता है? क्या सूर्य जो है वो कभी खत्म हो सकता है? बताओ। अब तुम सोचो कि सूर्य कैसे खत्म हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, अभी भी सूरज वैसा ही है। ऐसा नहीं है, देखो सूरज भी खत्म होगा, क्योंकि एक चीज देखो, एक बात बताओ, आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पूरी सृष्टि में कोई भी अगर पैदा हुई है ना, तो उसका मरना निश्चित है, ये ध्यान रखना। अगर किसी चीज का जन्म हुआ तो मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, ऐसा ये अखंड सत्य है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब सूरज कभी ना कभी तो बना होगा। जब ब्रह्मांड भाई बना है तो सूरज भी बना होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सूरज तो उसी के अंदर आता है, तो सूरज भी खत्म होगा। अब ये खत्म होगा कैसे? क्योंकि देखो साइंस में कुछ ऐसा नहीं होती, हमेशा हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। सूरज खत्म कैसे होगा, इस चीज को समझेंगे। देखो होगा क्या कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, है ना। इसका मतलब हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में हो रहा है। हाइड्रोजन है कितना अभी? 71% है। ठीक है, और हीलियम कितना? 26.5%। अब ये धीरे धीरे ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। ये जो हाइड्रोजन है ना 71%, ये कन्वर्ट लगातार किसमें हो रहा है? हीलियम में हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होता जाएगा। इसका क्या होगा? हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा और हीलियम आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसको ऐसे समझेंगे, मान लो एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे घर में क्या है कि दूध रखा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया कि दूध जो था उससे आप लगातार क्या कर रहे हो कि खोया बनाते जा रहे हो। खोया या मावा जिसे कहते हैं, कुछ एरिया में मावा कहते हैं, किसी जगह पे खोया कहते हैं, जिससे आप बर्फी खाते हो ना। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? दूध से लगातार खोया या मावा बनाया जा रहा है। तो एक बात बताओ कि जैसे आपने 4 लीटर दूध लिया और उसको आपने क्या कढ़ाई में डाल के गर्म किया, है ना, और प्रोसेस किया करते गए, तो धीरे धीरे करके दूध क्या गाढ़ा होता चला जाएगा और लास्ट में आके वो खोया या मावा में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझा कि जब ऐसा होगा तो आपके पास 4 किलो दूध था तो आपने करीब करीब 1 किलो के आसपास उससे खोया बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि क्या आपके पास अभी भी दूध है? नहीं है ना। दूध जो था वो पूरा कन्वर्ट हो गया, किसमें? खोए में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे? तो एक बात बताओ कि घर में जितना भी दूध पड़ा है, अगर आप लगातार उस दूध से क्या खोया बनाते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब घर का जो दूध है वो सारा खत्म हो जाएगा और सारा का सारा दूध किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? खोए में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैं आपसे कहूं जाओ चाय बना के ले आओ, तो क्या चाय बन पाएगी? क्योंकि चाय तो दूध से ही बनती है ना, खोए की चाय तो कभी पी नहीं होगी। मेरी बात समझना। तो यही चीज यहाँ पे है कि जब ये पूरा का पूरा 71% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तब जाके क्या होगा कि सूरज धीरे धीरे करके जो उसकी, भाई जब देखो सीधी सी बात है, जब हाइड्रोजन हीलियम में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है ये भी खत्म हो जाएगी।
बात समझना भाई, जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल ही गया तो फिर अब क्या बचा क्या, अब क्या रह गया जो बदलेगा? तो इसका मतलब नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया है वो भी बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो जो ऊर्जा बन रही थी है ना, वो भी बंद हो जाएगी बननी। जब बननी बंद हो जाएगी तो सूरज धीरे धीरे क्या होगा कि जो तपता हुआ आग का गोला है वो ठंडा होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ठंडा होकर खत्म हो जाएगा, है ना। सूरज में अगर रोशनी नहीं रही है ना, टेम्परेचर नहीं रहा, तो सूरज खत्म, तो सूरज खत्म हो जाएगा। अब खत्म होगा कब? तो ये मैं आपको बता दूं कि लगभग आज से, ठीक है, 5 बिलियन, ठीक है, 5 बिलियन वर्ष के बाद। यानी कि ये क्या चीज है? ये है उम्र, यानी कि एज, आयु, ठीक है। सूरज जो है उसकी जो उम्र है वो कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। अच्छा, 1 बिलियन जो होता है वो कितना होता है? 1 अरब होता है, ठीक है। तो 5 अरब हम कह सकते हैं लगभग में ये। अच्छा, जितने भी ब्रह्मांड या सौरमंडल के संबंध में फैक्ट होते हैं, है ना, वो क्या होता है? अनुमानित होते हैं, सटीक तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इतना कौन कैलकुलेट कर पाएगा, ना पता होता, अंतर्यामी तो है नहीं, तो ये कैसे? तो अनुमानित होते हैं। तो आज से लगभग 5 अरब वर्ष या 5 बिलियन वर्ष के बाद जो सूरज है वो खत्म हो जाएगा। इतना टाइम इसको भी लगेगा। तो आपको क्या है कि अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सूरज खत्म होगा तब तक आप कई जन्म ले चुके होंगे, है ना। तो इस जन्म में तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना। इतनी बात समझ आ गई है? तो सूरज की भी उम्र है। पेपर क्वेश्चन पूछा था सूरज की उम्र कितनी है, तो इतनी है, ठीक है। क्यों इतनी है? क्योंकि इतने टाइम के बाद क्या होगा? पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आपकी बंद हो जाएगी और इसका सूरज खत्म हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर समस्या तो बताओ। ये प्रोसेस बता दिया, ये बता दिया, आगे बढ़ा जाए बच्चे? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा सा पानी पी लिया फिर बताता हूं। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और इसके बाद जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या इसमें कंसेप्ट है। यहाँ पे जगह तो थोड़ी सी कम है, इधर ही बना लेते हैं। देखो, अब क्या है कि यहाँ पे हमने एक और सूरज बना लिया, ठीक है, ये भाई बना लिया। अब कुछ यहाँ पे और फैक्ट है, उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये सूरज का केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, और यहाँ पे एक और मैं ऐसे लाइन कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो, 2-3 कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहला क्या है कि अगर हम टेम्परेचर की, चलो पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, तापमान की। सूर्य का जो केंद्र है, सूर्य के केंद्र को क्रोड या कोर कहा जाता है। यहां पे मैं कहीं लिखने की कोशिश करता हूं, इसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, क्रोड, या हिंदी में से क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, ठीक, कोर, CORE। तो यहां इसको थोड़ा सा और मैं दोबारा से लिख देता हूं, साफ साफ, CORE, ठीक है। तो सूर्य के केंद्र को हम क्या कहते हैं? क्रोड या कोर कहते हैं। अब सूर्य का जो केंद्र होता है, यहां पे इसका जो टेम्परेचर होता है, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है 1 करोड़, ठीक है, 58 लाख और इसके बाद डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ आ रही? सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो कितना होता है? 1 करोड़ 58 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि आमतौर पे लिखा होता है किताबों में, तो वो होगा बच्चे 1.5, ठीक है, इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, राउंड फिगर में लिखा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1.58 करना चाहिए था हमें, ठीक है, लेकिन राउंड फिगर में लिखा है। तो आपके बुक्स में जो लिखा होगा वो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, या 1 करोड़ 58 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कहाँ का? सूर्य के केंद्र का तापमान होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सूर्य की जो बाहरी सतह है, ठीक है, इसके तापमान की बात करेंगे, तो इसका तापमान बच्चे होता है, इसको मैं यहां से दिखा देता हूं एरो बना के, ठीक है। इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1 करोड़ 58 लाख डिग्री सेल्सियस, सूर्य की बाहरी सतह जो है इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब सूरज की जो बाहरी सतह है, इसका बच्चे नाम होता है, इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल को इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, ठीक है। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? जो सूर्य की जो बिल्कुल बाहरी सतह है, देखो आपने पता होगा जो सूरज होता है वो आग के गोले की तरह है। अच्छा, सूर्य जो है ना बॉल की तरह होता है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेट की तरह है, प्लेट की तरह नहीं होता बल्कि बॉल की तरह है, गोल है पूरा। लेकिन जब हम देखते हैं तो क्या हमें अंदर तक दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता ना। तो सूरज का क्या है कि जो बाहरी हिस्सा, चमकता हुआ जो हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये प्रकाश मंडल है, बिल्कुल बाहरी जो हिस्सा है, ठीक है, इसके और ऊपर एक कवर होता है, आवरण, एक कवर जैसा छाया होता है। ये पूरा तो नहीं बना रहा मैं, साइड में इतने बना के बता दे रहा हूं, ठीक है।
सूरज की जो सबसे बाहरी परत है ना, जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं, उसके ऊपर एक कवर होता है, आवरण होता है, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है, एक कवर होता है। उस कवर को कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो लगा के, उसका नाम है वर्ड मंडल। क्या कहते हैं? वर्ड मंडल। और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। ठीक बच्चे, क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर। फिर समझो मैंने क्या बताया, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर कहते हैं सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, चमकदार, जो जिससे हमें लाइट मिल रही है, प्रकाश मिल रही है, ठीक है, और उसी प्रकाश मंडल के ऊपर एक कवर होता है, आवरण होता है, ठीक है, उस आवरण को क्या कहते हैं? वर्ड मंडल कहते हैं या फिर क्रोमोस्फेयर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और सूर्य का जो केंद्र है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रोड या कोर कहते हैं। तापमान मैंने आपको बताया कि सूर्य का जो केंद्र का तापमान है वो कितना 1,58,00,000 डिग्री सेल्सियस है, और जो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान है यानी कि प्रकाश मंडल का, वो कितना 6,000 डिग्री सेल्सियस है। मुझे लग रहा है कि शायद यहां तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर आपको बताता हूं कि इसके जो दूसरे और फैक्ट हैं वो क्या है। तो आगे बढ़ा जाए, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी जगह बना ली जाए। चलो एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन हटा लेते हैं, ठीक है, इसको यहां से हटा लेते हैं जिससे थोड़ी सी जगह बन जाए। देखो भाई, बोर्ड जो है वो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आजकल डिजिटल बोर्ड तो ज्यादातर लोगों के पास होता है, ठीक है, लेकिन अभी बजट नहीं है तो मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ। वैसे भी यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री है ना, तो होगा आगे कभी आप लोगों का प्यार और सहयोग रहेगा तो आगे वो भी होगा। तब तक अभी इस पे काम चलाते हैं। जो टॉपिक है, जो डेटा है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, नॉलेज आपको बहुत भरपूर मिलेगी, ठीक है, डिजिटल बोर्ड से भी ज्यादा नॉलेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक सूर और बना लिया आपको समझाने के लिए, और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक और ये लाइन कर ली। अब क्यों कर रहा हूं मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, ये पीछे वीडियो में रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बता दिया मैंने। अब यहाँ जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारा सूर्य है, ठीक है ना, इसकी जो ये जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पूरा सूरज है और उसमें वो पूरा ढक जाता है ऐसे, है ना, पूरा अंधेरा हो जाता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ऐसे ढक जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखना कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, सोलर इक्लिप्स है ना, तो जब ढक जाता है सूरज, लेकिन किनारे की तरफ हल्का हल्का प्रकाश आता रहता है, तो वो जो आकृति है वो चूड़ीनुमा बन जाती है। जैसे हाथ में पहनने वाली चूड़ियां होती है ना, चूड़िया कंगन, तो उस तरह की आकृति बन जाती है। ये कब होता है? जब किसी कंडीशन में सूर्य पे पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि फुल सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सूरज पूरा ढक जाता है और ढकने के बाद किनारे की तरफ से प्रकाश फिर भी निकलता रहता है, और वो जो प्रकाश है वो हमें चूड़ी जैसी आकृति प्रतीत होती है। तो वो जो प्रकाश जब दिखाई पड़ता है तो वो जो किनारे होते हैं ना, है ना, जब सूर्य ग्रहण होता है और सूरज की जो ये आकृति बन जाती है, तो जो किनारे होते हैं ना ग्रहण के समय, है ना, उस समय उसको कहा जाता है बच्चे, उसको कहा जाता है सूर्य मुकुट, ठीक है। क्या कहा जाता है? सूर्य मुकुट। आपने देखा होगा कि सूर्य का जैसे मुकुट होता है ना, सिर पे लगाते हैं, क्राउन, है ना, तो वैसे ही सूरज का मुकुट जैसे दिखाई पड़ता है, किनारे किनारे जो प्रकाश आता है, कब? ग्रहण के समय। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये कब की बात है? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये किनारे किनारे जो लाइट चमकती है चूड़ी जैसी, तो इसको कहा जाता है सूर्य मुकुट। अच्छा, दूसरा इसका नाम है सूर्य मुकुट हो गया, दूसरा नाम है सूर्य किरीट, ठीक है, सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, सूर्य किरीट, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। अच्छा, कोरोना जैसे बहुत घातक होता बीमारी आई थी ना, कोविड-19, है ना, कोरोना, तो वो जो कोरोना था ना वो वाला नहीं है ना। जब सूर्य में ग्रहण पड़ता है और उसकी जो किनारे की तरफ से हमें लाइट दिखाई पड़ती है, उसे कहा जाता है क्या? सूर्य मुकुट, सूर्य किरीट या कोरोना। ये तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज के नाम है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें भाई चाहिए होगी थोड़ी सी और जगह, तो उसके लिए फिर हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। जितने भी कंसेप्ट है फिगर के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और देखो फिगर में क्या होता है समझ में भी आ जाता है। अगर मैं आपको सारा ऐसी लैंग्वेज बताऊंगा ना तो आपको फिर बहुत सारी चीजें कई बार समझ में नहीं आएंगी या फिर याद नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीजें, फिगर मुझे बार बार इसलिए बनाना पड़ रहा है कि एक फिगर में इतनी जगह होती है ना, ज्यादा तो कवर कर नहीं सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक और सूरज बना लिया, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या कंडीशन है, ये वाला फिगर जो बनाया, इसमें मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो होता क्या है कि ये सूर्य हो गया, है ना, सूर्य का जो थोड़ा सा अंदर का एरिया है ना, थोड़ा सा जो अंदर का एरिया, जैसे ये तो आउटर लेयर होगी, और थोड़ा अंदर का मतलब लगभग ये वाला एरिया, ये भाई केंद्र हो गया सूरज का, ये केंद्र है। तो फिर ये और यहाँ पे ये मान लो, ठीक है। ये जो दो पॉइंट मैंने बताए हैं, यहां से क्या होता है, यहां से बहुत तेजी से सूर्य क्या एक
खौलता हुआ जलता हुआ आग का गोला है। और आग आग है क्या, गैसेस से बनती है ना, इतनी ज्यादा आग होती है, इतनी ज्यादा आग होती है कि कई बार यहाँ से जो आग है वो टूट के बाहर निकलती है। मेरी बात समझना, है ना, इस तरह से ऐसे जैसे आग जो है ना यहाँ से बाहर निकली, ऐसे करके ये बाहर आती है, ठीक है। अब पृथ्वी, आपको पता है कि जब हम सूरज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा बुध है, फिर यहाँ पे शुक्र है, फिर यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी जो हमारी है, हमारे जो अर्थ है, उसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, है ना। नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है ना। तो क्या होता है कि सूरज से यहाँ से क्या, जब बहुत ज्यादा आग उसमें बढ़ जाती है तो वो यहाँ से टूट के बाहर निकलती है और इस तरह से ऐसे चलती है, ठीक है, इस तरह से बाहर। भाई लपटे हैं ना, जैसे कभी कोई चीज आप जला रहे हो और वो हद से ज्यादा जब जल जाएगी ना तो इससे वो चीजें टूट टूट के बाहर निकलने लगती। तो सूरज में भी ऐसा होता है कि जब सूरज हद से ज्यादा गर्म होता है तो उससे यहाँ से क्या है कि आग जो है ना वो निकल जाती, टूट के बाहर निकल जाती, ठीक है। वो जब बाहर निकलती है तो इस तरह से आगे बढ़ती है, इसकी दिशा ये है, ठीक है। तो कुछ नीचे साउथ पोल की तरफ से, कुछ नॉर्थ पोल की तरफ से, बात को समझना, ठीक है, ये होती है। तो ये जो घटनाएं होती है, इस घटना का भी नाम है क्या, कि जब सूरज में ऊपर की तरफ से जब ये जो लपटे हैं ना आग की है, या आग है, वो टूट के बाहर निकलती है, तो इस घटना को बच्चों कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस। बोरियालिस, इसका नाम इंग्लिश में भी है, ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस। ये कौन सी घटना है, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, ये ऊपर की घटना हुई। और जो नीचे वाली है इसका नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये कौन सी है, ये वाली। मेरी बात समझ आई। अभी देखो मैंने क्या बताया, बस इस फिगर पे ध्यान देंगे। मैंने ये बताया कि जो हमारा सूरज है, ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर है, यानी कि जो बाहरी हिस्सा है, उससे थोड़ा सा अंदर, ठीक है, उससे थोड़ा सा अंदर, है ना, यहां से क्या होता है कि सूरज से आग टूट के बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो इस तरह से आगे बढ़ती है, और नीचे से भी सेम प्रोसेस होता है। और पृथ्वी जो हमारी है, ये वाली नीचे साउथ पोल की तरफ से और ये वाली ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ से आती है, ठीक है। अब ये लाइट जो है जब पृथ्वी की जो दायरा है उसमें प्रवेश करती है तो ये चमकीली सी लाइट दिखाई पड़ती है, चमकती सी है, तो उस घटना को ऑरोरा बोला जाता है। और ये पृथ्वी से दिखाई पड़ती है कभी कभी। अब ये नहीं पता कि हम लोगों को, आम पब्लिक को ऐसे दिखाई पड़ेगी, लेकिन दिखाई पड़ती है, ठीक है, साइंटिस्ट को। तो ये देखी जाती है। अब जब ऊपर की तरफ से आग टूट के निकलती है तो इसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस, और जब नीचे से निकलती है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, ये घटना हो गई। अब क्या होता है कि, और ये हमें घटना कहां से दिखाई पड़ती है, पृथ्वी से दिखाई पड़ती है। अगर साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव की तरफ दिखाई पड़ेगी तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे, और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ से दिखाई पड़ेगी तो ऑरोरा बोरियालिस बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जिस जगह से आग टूट कर निकलती है, इस जगह से, यहां से टूट के निकलती है ना आग, है ना, यहां से, तो इस जगह भी एक बात बताओ, अगर किसी जगह से आग एकदम से अलग हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए अलग टूट के अलग निकलेगी, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, या नॉर्मल रहेगा जैसे पहले था। अगर बहुत तेज आग जल रही है और अचानक से कुछ आग वहां से हट जाए, तो अपने वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा ना। इसीलिए क्या होता है कि जो सूर्य की बाहरी सतह है, यहाँ पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ मैंने बताया 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जब यहां से आग टूट के बाहर निकलती है तो इस जगह का और इस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चे कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 4500 डिग्री सेल्सियस कौन सा, ये वाला और ये वाला टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, ये भाई यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 4500 क्यों हुआ, क्योंकि जब आग टूट के निकलेगी ना तो उस जगह अपने आप टेम्परेचर कम हो जाएगा। और एक बात, जब आग टूट के एकदम से अलग होगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे कुछ कालापन भी आएगा, कालापन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आग तो टूट के हट गई वहां से, भाई जो चमक थी वो थोड़ी देर कम होगी ना। तो इसीलिए जो कालापन छा जाता है, इन्हीं स्पॉट को क्या कहा जाता है, इसका भी नाम है, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको कहा जाता है सौर कलंक। क्या कहा जाता है, सौर कलंक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सन स्पॉट, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। और ये सौर कलंक कैसे कहते हैं, ये जो काले 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 जो आपको निशान दिख रहा है, इसको कहते हैं। मान लो कि जैसे आपको समझ में नहीं आया तो सौर कलंक कैसे कहेंगे, कि जब सूरज से आग की लपटें या आग टूट के बाहर निकल जाती है, वहां चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, तो उस जगह पे टेम्परेचर कम हो जाता है, जितना कितना हो जाता है, 4500 डिग्री सेल्सियस, और उस जगह काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। वो जो काले धब्बे होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, सौर कलंक कहलाते हैं, या सन स्पॉट कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सौर कलंक होते हैं, इनका एक चक्र है ना। जैसे भाई क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो जो काले गड्ढे होते हैं वो भरते चले जाते हैं, ठीक है, और भरते चले जाएंगे, और फिर उसके क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके फिर वो डार्क होने शुरू हो जाते हैं और आग टूट के निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको पूरा होने में 22 साल का टाइम लगता है, 22 ईयर्स।
और कैसे, तो 11 + 11। इसका मतलब क्या कि 11 सालों में जो गड्ढे हैं वो डार्क होते चले जाते हैं, यानी कि वो काला जो रंग है सूरज में वो बढ़ता चला जाता, और अगले 11 साल में वो घटता चला जाता, 0 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल जो साइकिल है, पूरा चक्र है, उसको कितना टाइम लगता है, 22 साल लग जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस फिगर मैंने आपको क्या बताया कि जो सूरज है, ठीक है, उसके अंदर बाहरी सतह से थोड़ा सा अंदर, दोनों साइड से, है ना, आग जब टूट के बाहर निकलती है तो वो क्या है, तो जो नीचे से निकलती है इस घटना को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, और ऊपर से जो निकल रही है इस घटना को ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। और जिस जगह से निकलती है इसको सौर कलंक कहते हैं, क्योंकि वहां ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, और सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक का जो टेम्परेचर वो 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, है ना। एक बार बोर्ड पे सभी लोग अच्छे से नजर मार लो। ठीक है, बोर्ड पे अच्छे से नजर मार, अगर यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत होता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, बढ़ा जाए, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी जहां पे जगह और चाहिए होगी, इसको हटा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर मैंने अलग अलग फिगर बना के बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक, ये हमारा यहाँ पे सूरज हो गया, ठीक है, और ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पृथ्वी को हमने ई से दिखा दिया, ई मतलब अर्थ, है ना, और ये एस मतलब सन। ठीक है, तो सूरज से पृथ्वी तक जो प्रकाश हमारा पहुंचता है, ये ऐसे करके प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो इसको पहुंचने में समय कितना लगता है बच्चे, तो ये लगता है 8 मिनट, ठीक है, 16.6 सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि 8 मिनट 16.6 सेकंड, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वहां पे अलग अलग तरीके से दिया सकता है। जैसे ये भी लिखा हो सकता है 8 मिनट, ठीक है, और 20 सेकंड, या फिर 500 सेकंड। ठीक, देखो 500 सेकंड को अगर हम मिनट में लिखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड होगा। ठीक है, और 8 मिनट 16.6 सेकंड को राउंड फिगर में लिखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड ही होगा। लेकिन वास्तव में तीनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सटीक कौन सा है, पहले वाला। 8 मिनट 16.6 सेकंड में जो सूरज का प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अच्छा, अब ऐसा कैसे, तो मैं बता दूं कि जो प्रकाश की गति है ना, प्रकाश की जो गति होती है, चाल होती है, तो वो कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है बच्चे, तो वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो इस वजह से ये इतना, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर जाता है तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में कितना जाएगा, तो इतनी दूर है सूरज हमसे। ठीक है, इतना समझा गया। अगला पॉइंट, ये सूरज जो है उसका व्यास कितना है। ठीक है, सूरज का जो व्यास है वो कितना है, व्यास क्या होता है, जैसे अगर आप कोई सर्कल होता है तो उसका व्यास देखा जाता है, तो व्यास जो होता है वो कितना होता है, वो होता है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर है, जैसे रेडियस होता है ना, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। तो व्यास जो है वो है 13,92,000। ठीक है, जो सूरज का व्यास यानी कि डायमीटर वो 13,92,000, ठीक है, और क्या है, किलोमीटर में, यहाँ पे लिख देता हूँ किलोमीटर, जो कि समझ सकते हैं कितना जाता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई जो सूरज है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो हम कह सकते हैं लगभग नहीं होते आंकड़े। ठीक है, पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जो हमारा सूर्य है, ठीक है, वो पृथ्वी से कितना है, लगभग कितना है, हम कह सकते हैं कि मतलब जो व्यास है पृथ्वी का, है ना, वो पृथ्वी का जो व्यास है उससे सूरज का जो व्यास है वो 110 गुना ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी का जो व्यास है उससे सूरज का जो व्यास है ये लगभग कितना, 110 गुना है। हम ये कह सकते हैं कि जितना भी है ये जो है ना, ये क्या है, पृथ्वी का 110 गुना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का 110 गुना जो है वो क्या है, सूरज का व्यास है। ये वाली बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट और रह गया, वो मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है कि जो सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो ये लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और कौन किससे, तो यहां पे लिख दिया मैंने सन, ठीक है, और ग्रेटर देन अर्थ, EARTH। ठीक है, अच्छा ऐसे आपने पढ़ा ही होगा, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो होता है ना वो सूरज इधर बड़ा होता है, इधर छोटा होता है। तो सूरज जो है ये बड़ा है किससे, पृथ्वी से, और कितना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है, इतना ज्यादा, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या है कि जैसे पृथ्वी पे बहुत गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा जब मई जून के टाइम पे पूरे देश में लगभग काफी गर्मी रहती है। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां तो हमेशा ही गर्मी होती है। ठीक है, तो गर्मी होती है। अब आप समझो कि गर्मियों में राजस्थान चले जाएंगे, जैसलमेर में चले जाएंगे, तो वहां तो बहुत टेम्परेचर हो जाता है। तो आप ये समझो इतनी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, और ये गर्मी तब है, ठीक है, जब हमें, है ना, सूरज का जो टोटल ताप है ना,
ताप, उसका यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं सूर्यातप। सूर्यातप का मतलब होता है सूर्य का ताप, ठीक है। तो सूर्य का जो ताप है ना, उसका लगभग 2 अरबवां भाग जो है वो पृथ्वी को मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, सूरज में जितनी भी गर्मी है ना, सूरज में जितनी गर्मी है उसके अगर हम 2000 हिस्से कर दें, 2 अरब हिस्से कर दें, 2 अरब हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ना वो पृथ्वी को मिलता है, ठीक है। 2 अरब हिस्सों में से एक हिस्सा जो वो किसको मिलता है, पृथ्वी को। तो आप समझ सकते हैं कि सूरज में कितनी ज्यादा गर्मी होगी। मेरी बात समझ आ रही कि गर्मी जो है वो कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। एक तो छोटे छोटे फैक्ट और है, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं बोर्ड पे कहीं जगह मिल जाए तो मैं आपको देखो क्या होता है। अच्छा चलो एक कंसेप्ट और है वो बता देता हूँ, यहीं पे कहीं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सूरज आपको पता है कि ये परिक्रमा करता है, किसकी करता है, गैलेक्सी की, ठीक है। तो जब सूरज परिक्रमा करता है तो ये प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, हर साल, है ना, हर साल लगभग, ठीक है, 12 तारा मंडलों, ठीक है, वो क्या करता है, पार करता है, ठीक है। मेरी बात समझ आई। सूरज जब परिक्रमा करता है, तारामंडल देखो क्या होता है, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। जब आप अगर पीछे कुछ लेक्चर में जाएंगे तो तारामंडल का एक अलग से मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो उसमें देख लेना तारामंडल क्या होता है। तो बहुत सारे तारामंडल हैं, तो सूरज जो है वो प्रतिवर्ष, है ना, हर साल 12 तारामंडलों को पार करता है। कब, जब अपनी परिक्रमा लगा रहा होता है। इतनी बात समझ आ गई। और एक और लास्ट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। देखो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं का क्या मतलब है, जिसको हम कहते हैं कि जो कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस आपने सुना होगा ना, कोई भी पदार्थ होता है जो मैटर होता है ना, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड गैस, या हम हिंदी में बोलेंगे तो ठोस, द्रव, गैस। तो आज तक हमने सुना कि जितने भी पदार्थ होते हैं इसकी यही 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। जैसे अगर पानी का एग्जाम्पल ले लें तो पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर उसको आप जमा देंगे तो ठोस हो जाता है, बर्फ के फॉर्म में, ठीक है। और अगर उसको गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ जाता है, तो वो गैस हो गया। किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चे हम यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो है ये क्या है, चौथी, फोर्थ क्या है, फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। और ये कहां पाई जाती है, तो ये सूर्य में ही पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था वो कौन सी है, तो उसका नाम होगा क्या है, प्लाज्मा है। कहां पे पाई जाती है, सूर्य में। तो पदार्थ के आमतौर पर 3 अवस्थाएं होती हैं, हम लोग अपने आसपास 3 अवस्थाएं देखते हैं, यहाँ 3 ही होती हैं, लेकिन जो चौथी अवस्था वो क्या है, प्लाज्मा है, और वो सूर्य पे पाई जाती है, ठीक है बच्चे। तो जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये इतने बता दिए ना कि अगर आप चाहे कोई वनडे एग्जाम दो, छोटा एग्जाम दो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, हर एग्जाम में आपको इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये इतना ही पढ़ लिया, अगर आपका इनफ हो गया है, और आप सूरज अगर आपका टॉपिक आता है कभी भी तो इससे बार क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो आप अच्छे से इस लेक्चर को देख लिया तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा देख लेना। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।